माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा। पहला सवाल, अर्थशास्त्र क्या है? जब भी कोई नया विद्यार्थी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि अर्थशास्त्र आखिर है क्या। अन्य विषयों की तरह अर्थशास्त्र भी अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी अन्य विषय की तरह अर्थशास्त्र को जानने के लिए सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को जानना पड़ता है। जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषा दी है और प्रत्येक परिभाषा उस अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से सही है। लेकिन जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं या स्वयं पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी परिभाषा ढूंढनी पड़ती है जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने के साथ ही साथ उसके उद्देश्य और औचित्य का भी सटीक विश्लेषण करके इस विषय विशेष के प्रति सबकी रुचि को जगाता हो। अब यदि हम परिभाषाओं में से किसी एक ऐसी अनेक विशेषताओं से युक्त परिभाषा को चुनें तो पाते हैं कि एल रॉबिन्स की परिभाषा सबसे उपयुक्त है। एल रॉबिन्स अपनी परिभाषा में असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच संतुलन या सामंजस्य बनाने की बात करते हैं। रॉबिन्स कहते हैं, हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित हैं यानी दुर्लभ हैं। लॉरेंस रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित संसाधनों के बीच संबंधों के रूप में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्स कहते हैं, अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसे तो कई अन्य शास्त्र या विषय हैं जो किसी न किसी तरह मानवीय व्यवहार के अध्ययन से जुड़े हैं, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि। इन विषयों में भी व्यक्तियों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहार का ही अध्ययन होता है। पर अर्थशास्त्र में क्या होता है? अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों से जुड़े मानवीय व्यवहार पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। जैसा कि एक विद्वान अर्थशास्त्री का कहना है, अर्थशास्त्र का मानवीय व्यवहार के अध्ययन का अपना विलक्षण अंदाज है जो इसे अन्य सामाजिक शास्त्रों से भिन्न स्वरूप प्रदान करता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त सचेत प्रयास के रूप में मानवीय व्यवहार की व्याख्या करता है। अब अगला सवाल ये है कि अर्थशास्त्र एक पृथक विषय कब बना? तो अर्थशास्त्र प्रारंभ में राजनीति शास्त्र के एक शाखा के रूप में, एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता था और उसे पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि राज्य अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था। 1890 ईस्वी में मार्शल की पुस्तक आई, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, और इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात ही राज्य अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाने वाला विषय अर्थशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हो पाया। अब अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा किसने दी? यह भी एक सवाल है। तो अर्थशास्त्र की सबसे पहली परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी और उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्या अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में कोई अंतर है? हाँ, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में अंतर है। परिभाषाओं में अंतर का कारण यह है कि जैसे जैसे किसी विषय का विकास होता जाता है उसकी परिभाषाएं बदलती जाती है। तो अर्थशास्त्र विषय का विकास होता गया और इसकी परिभाषाओं में अंतर आता गया। अब अगली जिज्ञासा है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि विद्यार्थियों को उस विषय के अध्ययन में सुगमता हो सके। अर्थशास्त्र के सुगमतापूर्वक अध्ययन के लिए इसे परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि इस विषय को परिभाषित करना या इसे एक अलग पहचान दे पाना क्या इतना सरल रहा होगा? बिल्कुल नहीं।
विषय के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बाद अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी समस्या इसे परिभाषित करने की रही है। और जब भी हम अर्थशास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत प्रायः परिभाषाओं से ही होती है। लेकिन समस्या यह है कि अर्थशास्त्र की ऐसी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है जिस पर सभी अर्थशास्त्रियों की सहमति हो। सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसे परिभाषित किया है। क्या परिभाषाओं को लेकर अर्थशास्त्रियों में कोई मतभेद है? निश्चित रूप से है, मतभेद है अर्थशास्त्रियों में, तभी तो अर्थशास्त्र की इतनी सारी परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ अर्थशास्त्री तो ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा परिभाषाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और बदलती जाएगी। अर्थशास्त्रियों का वह समूह जो परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते, उनमें कुछ पुराने प्रमुख अर्थशास्त्री रिचर्ड जोन्स, कॉम्टे हैं, जबकि नए अर्थशास्त्रियों में जैकब वाइनर, मॉरिस डब, वन माइजेन, गुन्नार मिल्डल इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। और इन सभी अर्थशास्त्रियों का एक ही मत है कि अर्थशास्त्र को परिभाषा की औपचारिकता में बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के विकास के कारण जो परिभाषा आज दी गई है वह कल असंगत या अनुचित हो सकती है। जैकब वाइनर ने तो यहाँ तक कहा है, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र के अनेक परिभाषाओं के जहाँ तक प्रश्न है तो जैसे जैसे विषय का विस्तार होता जाता है परिभाषाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इस विषय में जेम किन्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। जेम किन्स कहते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था अपनी परिभाषाओं में फंसी हुई है। पॉलिटिकल इकोनॉमी इन सेड टू हैव स्ट्रेंगल्ड इटसेल्फ विद डेफिनेशन। और बारबरा बूटन ने तो यहाँ तक कहा है कि जब कभी 6 अर्थशास्त्री एकत्र होते हैं तो 7 मतों का प्रतिपादन हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, अवश्य है, और यह मतभेद जायज़ भी है। यदि हम परिभाषाओं के दृष्टिकोण से देखें तो सुविधा एवं सरलता के लिए यदि इन परिभाषाओं का हम वर्गीकरण करें तो कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो सुविधा एवं सरलता के लिए यदि परिभाषाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा जाए तो 4 वर्ग बनते हैं। पहला है धन संबंधी परिभाषाएं, वेल्थ डेफिनेशंस। कल्याण संबंधी परिभाषाएं, वेलफेयर डेफिनेशंस। दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं यानी कि चॉइस डेफिनेशंस। और विकास की परिभाषाएं यानी ग्रोथ डेफिनेशंस। धन्यवाद।